मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य प्रदीपिका सारस्वत की लिखी कहानी लाहौर टू दिल्ली पार्ट 4। इस कहानी में अब तक आपने सुना नीलकमल साहनी दिल्ली से लाहौर जाकर अपने बचपन के प्यार रानो बेगम से मिलते हैं। उनके पोते प्रशांत को पता चलता है कि रानो बेगम की पोती अदीबा ने सोशल मीडिया पर अपना नाम नीलोफर बताकर उससे दोस्ती की है। आमने सामने मिलने पर अदीबा प्रशांत को पहचानने से इनकार कर देती है। अदीबा ऐसा क्यों कर रही है, ये जानने के लिए सुनते हैं कहानी का चौथा और आखिरी हिस्सा लाहौर टू दिल्ली पार्ट 4। जब से प्रशांत ने अदीबा को देखा था, उसे लगा था कि उसके साथ कुछ तो ठीक नहीं था। उसका नाम बदलकर ऑनलाइन प्रशांत से बात करना, फिर अचानक बात बंद कर देना और अब सामने आने पर पहचानने से इनकार कर देना, कुछ तो ठीक नहीं था उसके साथ। रानो जी की जिद पर नीलू बाबू और प्रशांत उन्हीं के घर में रुके। रात को डिनर पर सब लोग साथ बैठे थे तो अचानक अदीबा ने रेलवे मटन करी की बात छेड़ दी। हमने सुना है आपने नानी के लिए रेलवे मटन करी बनाना सीखा था, हमें भी सिखाइए ना आप, कहते हैं बड़ा लजीज होता है। वो नीलू बाबू की प्लेट में लाहौरी कबाब रखते हुए बोली। तुम्हें इंडिया में ट्राई करना था ना, प्रशांत ने अचानक कहा तो अदीबा के चेहरे की रंगत बदल गई। नीलू बाबू ने उसको हैरानी से देखा और रानो बेगम के चेहरे पर परेशानी के बादल घिराए। इसने कहाँ हिंदुस्तान देखा है, रानो बेगम ने उदास होते हुए कहा तो प्रशांत को लगा कि रानो बेगम अदीबा को लेकर कुछ परेशान थी। इसके बाद सबने लगभग खामोशी से डिनर खत्म किया। नीलू बाबू ने जरूर एक दो बार पुराने दिनों के खाने का जिक्र किया था, लेकिन रानो बेगम बस हल्के से मुस्कुरा के चुप रह गईं। प्रशांत उनके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करता रहा था। खाना खाते वक्त रानो बेगम की तजुर्बेदार नजरें भी कई बार प्रशांत और अदीबा पर ठहरी थीं। शाम से ही हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। डिनर के बाद सब लोग बारामदे में आकर बैठ गए। नीलू बाबू ने खाने के बाद चाय की फरमाइश की थी तो अदीबा उनको फीकी चाय थमाकर अंदर चली गई। अगले दिन उसका कोई एग्जाम था। अदीबा बिटिया में मुझको तेरा बचपन दिख जाता है, नीलू बाबू ने चाय का पहला सिप लेते हुए कहा। पर तू इतनी समझदार कहाँ हुआ करती थी, उन्होंने अपनी मूंछों में हंसी छुपाते हुए रानो बेगम को छेड़ा। रानो बेगम भी हंस दी थी, लेकिन अचानक वो उदास भी हो गई थी। मेरी बच्ची का मन ठीक नहीं है इन दिनों, उन्होंने बरसते हुए बादलों की तरफ देख के कहा। फिर अचानक उन्होंने प्रशांत को नजर भर के देखा। उन्होंने बताया अदीबा के बारे में कि बचपन से उन्होंने उसको सही गलत की पहचान करना सिखाया, उसे आजाद ख्याली की तरबियत दी। जब वो छोटी थी तो उसके पिता के परिवार ने उसकी जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, लेकिन जब वो बड़ी होने लगी तो पड़ोस के घर में रहने वाले उसके चचा जान उसको अपने घर बुलाने लगे। रानो बेगम अकेली रहती थी। उनको तसल्ली ही हुई थी कि अदीबा उनके सिवा किसी और परिवार को भी जानेगी तो उसके लिए ही अच्छा रहेगा। शुरुआत में अदीबा को भी उनके यहाँ जाना अच्छा लगता था, लेकिन जब उसके चचा जान और चाची ने उस पर बंदिशें लगानी शुरू कर दी तो वो उनके यहाँ जाने से कतराने लगी थी। कॉलेज में अगर वो किसी लड़के से बात तक कर लेती तो न जाने कैसे उसके चचा जान को खबर मिल जाती। अगले ही दिन वो घर आके इस बात को बड़ा मसला बना देते। वो अगर कोई नया हेयर कट कराती तो इस बात पे भी वो नाराज हो जाते, समझाने लगते कि भले घर की लड़कियों को ऐसे नहीं रहना चाहिए। इन सब बातों का यह असर हुआ था कि हमेशा हंसने खेलने वाली अदीबा गुमसुम रहने लगी थी। रानो बेगम ने कोशिश की थी कि उसके साथ ऐसा ना हो, लेकिन अपनी बीमारी की वजह से वो डर गई थी कि अगर उन्होंने अदीबा को उसके चचा जान के परिवार से दूर कर दिया तो उनके बाद अदीबा बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। पूरी बात सुनकर नीलू बाबू उनको देखते रह गए थे। उनकी अपनी जिंदगी में सब कुछ था, एक भरा पूरा घर परिवार, बच्चे, सोसाइटी, लोग, लेकिन रानो बेगम कितनी अकेली थी। एक अकेली बुजुर्ग औरत ने किस तरह एक बच्ची की परवरिश की होगी, वो किन मुश्किलों से गुजरी होंगी, वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे।
पिछले दिनों जब रानो बेगम की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी तो अदीबा के चाचा ने उन लोगों की काफ़ी मदद की थी और तब से तो ये लोग और ज़्यादा एहसानमंद हो गए थे। लेकिन बहुत देर तक उन्होंने इस एहसान का बोझ उन पर रहने नहीं दिया था। उन्होंने अपने बेटे की शादी का रिश्ता भेजा था अदीबा के लिए। रिश्ता क्या भेजा था, सीधे फरमान सुना दिया था कि उनके बेटे के दुबई से वापस आते ही उन दोनों की एंगेजमेंट करा दी जाएगी। तब से अदीबा और परेशान हो गई थी। प्रशांत को अब कुछ कुछ समझ आ रही थी अदीबा की मुश्किल। बारिश लगभग बंद हो गई थी। प्रशांत अपनी पैंट को घुटनों तक फोल्ड करके लॉन में निकल आया। उसने फोन निकालकर नीलोफर का प्रोफाइल फिर से चेक किया। वो सारे मैसेज फिर से पढ़े जो पिछले महीनों में उन्होंने एक दूसरे को लिखे थे। उधर अदीबा भी अपने कंप्यूटर पर ऑनलाइन थी। वो भी वो सारे मैसेज पढ़ रही थी जो उसने प्रशांत को भेजे थे। अदीबा के चचा जान ने उसको सोशल मीडिया पर आने को मना किया था तो उसने नीलोफर के नाम से अकाउंट बना लिया था। नानी की तबीयत खराब होने पर जब उसने नीलू बाबू को तलाशना शुरू किया था तब उसको प्रशांत के बारे में भी पता चला कि नील कमल साहनी का पोता एम्स में मेडिसिन पढ़ रहा है। जब उसने प्रशांत को इंटरनेट पे सर्च किया तो वो उसे अच्छा लगा था। कुछ प्रशांत का ज़हीन होना उसे अच्छा लग गया था तो कुछ अपनी नानी जैसी बनने की उसकी पुरानी ख्वाहिश उसको प्रशांत के करीब ले आई थी। कॉलेज में चचा जान उस पर नजर रख सकते थे लेकिन वो सरहद पार के इस लड़के से मोहब्बत करने से उसको रोक नहीं सकते थे ना। सोशल मीडिया उसके लिए वो दुनिया बन गई थी जहां वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकती थी, बिना किसी बंदिश के। वो अपनी जिंदगी को हकीकत से ज्यादा ख्यालों में जीने लगी थी। उस दिन जब प्रशांत ने उसे बताया कि वो उसे पसंद करने लगा है तो वो बहुत खुश हुई थी, इतनी खुश कि रात भर उसे नींद नहीं आई थी। लेकिन सुबह जब उठी तो उसकी खुशियां पानी के बुलबुले की तरह तेज हवा में गुम हो गईं। चचा जान अपने बेटे के लिए उसके रिश्ते की बात करने नानी से मिलने आए थे। नानी ने कह तो दिया था कि इस बात का फैसला खुद अदीबा करेगी, लेकिन अदीबा उनको ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी कि उसे परदेश में रहने वाले एक ऐसे लड़के से मोहब्बत हो गई थी जिसे उसने आज तक देखा भी नहीं था। उस दिन के बाद से वो इतनी परेशान हो गई थी कि उसने प्रशांत से बात करना भी लगभग बंद कर दिया था। वो प्रशांत से कोई भी वादा करने के पहले अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथों में ले लेना चाहती थी, लेकिन प्रशांत ने उसके सामने आकर उसको हैरान कर दिया था और इस हैरानी को वो संभाल नहीं पाई थी। कहीं न कहीं अपने झूठ पकड़े जाने की शर्मिंदगी भी थी उसको, और फिर वो अपने हिस्से की परेशानियां उस लड़के के सर नहीं डालना चाहती थी जिसके साथ ख्वाबों में ही सही उसने एक खूबसूरत दुनिया बना ली थी। लेकिन वो भूल गई थी कि प्रशांत सिर्फ ख्यालों की दुनिया में ही नहीं था, वर्चुअल दुनिया के बाहर भी उसके जज्बात उतने ही असली थे जितना असल दुनिया में उसका वजूद। अदीबा ने अपनी खिड़की से देखा, प्रशांत लॉन में टहल रहा था। जब से वो आया था कितना बात करना चाहती थी वो उससे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। लेकिन इस लम्हे में न जाने कहां से हिम्मत आ गई थी उसमें। वो उठी और उसको चाय देने के बहाने लॉन में चली आई। प्रशांत को चाय की प्याली थमा देने के बाद भी जब वो कुछ पल उसके सामने खड़ी रही तो उसने अपना सवाल फिर दोहराया, नीलोफर, ये सब क्या है? नहीं हूं मैं नीलोफर, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था नीलोफर बनने के सिवा। उसकी आवाज में बेचैनी थी, लेकिन पहली बार अदीबा ने प्रशांत की आंखों में आंखें डालकर बात की थी। प्रशांत सांसें रोके बस उसे सुन रहा था। सोशल मीडिया पे अपनी जिंदगी जी रही थी मैं नीलोफर बनकर। मुझे कहां पता था कि तुम इस तरह मेरे सामने आ जाओगे। गुस्से और मायूसी में अदीबा की आंखें छलक आई थीं। नीलोफर बनकर मैं वो सब कर सकती थी जो अदीबा बनकर करने को आजाद नहीं थी। मैं तुमसे बात कर सकती थी, अपनी मर्जी से फिल्म देख सकती थी, अपनी पसंद की हेयर स्टाइल रख सकती थी। मैं तेजी से बोलते बोलते अदीबा रो पड़ी। प्रशांत ने उसका हाथ थामकर उसे सामने की बेंच पे बैठा दिया और खुद भी उसके पास बैठ गया। तुम्हें अपनी मर्जी की जिंदगी जीने के लिए कोई और बनने की जरूरत नहीं है अदीबा। यू डोंट नीड टू बिकम नीलोफर, प्रशांत ने उसका हाथ थामे हुए ही कहा।
तुम्हें मेरी कॉम्प्लिकेशंस का कोई अंदाजा नहीं है प्रशांत, अदीबा ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। अदीबा के मुंह से अपना नाम सुनना अच्छा लगा था प्रशांत को। तुम जाके एग्जाम की तैयारी करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। प्रशांत ने बात वहीं खत्म कर दी। अगली सुबह अदीबा के कॉलेज जाने के बाद उसने रानो बेगम और नीलू बाबू को सब कुछ बता दिया। तू तो 47 में मुझको छोड़ गया था, लेकिन तेरा पोता तेरे जैसा नहीं है। रानो बेगम ने अपनी छलकती आंखों को दुपट्टे से पोंछते हुए नीलू बाबू से कहा, अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद हो तो मैं देखती हूं ना तुम्हारे बीच कौन आता है। अरे तेरा दादा भी बीच में आएगा तो उसको भी देख लूंगी। दादी ने अपने फुलकारी वाले सफेद कुर्ते की बाहें चढ़ाते हुए अदा से कहा तो तीनों हंस पड़े। दोनों बुजुर्ग बहुत खुश थे। दोनों के लिए ही ये सुकून बहुत बड़ा था कि वो नहीं तो कम से कम उनके बच्चे आज साथ होना चाहते थे। ठीक 6 बजे अदीबा कॉलेज से थक कर लौटी। रानो बेगम और नीलू बाबू उसको बाहर लॉन में ही चाय पर बुल्ले शाह को पढ़ते हुए मिले। उन्हें साथ देखकर खुश हो गई वो। घर पूरा पूरा सा लगने लगा था उसे उनके यहाँ आने से। नीलू बाबू ने उसको वहीं बुला लिया। चाय पीते हुए उसकी नजरें प्रशांत को तलाश रही थीं। वो पूछना चाहती थी कि प्रशांत कहाँ है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। प्रशांत को ढूंढ रही है? तेरे लिए रेलवे वाली मटन करी बना रहा है वो। नीलू बाबू ने बिना पूछे उसके सवाल का जवाब दे दिया। अदीबा शर्मा गई। वो समझ गई थी कि इन दोनों को सब कुछ पता चल चुका है। तब तक प्रशांत भी बाहर चला आया। ब्याह करेगी मेरे पोते दे नाल? नीलू बाबू ने अदीबा के सर पे हाथ रखते हुए पूछा तो उसने शर्मा के सर झुका लिया। प्रशांत मुस्कुरा दिया। पर दिल्ली वो जब ही जाएगी जब तू घुटनों पे बैठ के उसकी नानी से माफी मांगेगा। रानो बेगम बोली, बेटा तू एक काम कर, अपनी नानी की ना तेल की बोतल ले आ। घुटनों पे बैठना ही पड़ेगा अब तो। नीलू बाबू को शर्त मंजूर थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, ये थी मेरी मंडली की सदस्या प्रदीपिका सारस्वत की लिखी कहानी लाहौर टू दिल्ली पार्ट 4।